नमस्कार मित्रों, लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर अपना चौथा महाद्वीप चल रहा है। तो इससे पहले अपने जलेंडिया को देख लिया था, एशिया महाद्वीप और यूरोप का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो आज हम प्रमुख रूप से क्या है, चौथा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं, चाहे वो बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो या जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं बीए पार्ट फर्स्ट में, वो यथाशीघ्र यानी अपना एडमिशन लें, क्योंकि कला वर्ग का साइंस का रिजल्ट आ चुका है। तो चलो अपने शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि हम इसकी गोलोग के अंदर स्थिति देखनी चाहें तो यानी ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसकी विषुवत रेखा है वो मध्य में से गुजरती है, और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति है। और तीनों प्रधान अक्षांश रेखाएं, चाहे वो कर्क रेखा हो या विषुवत रेखा या मकर रेखा, तीनों इस महाद्वीप से गुजरती है। तो चलो इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यदि हम देखें आर्थिक दृष्टि से चाहे शैक्षिक दृष्टि से यह महाद्वीप है वो पिछड़ा हुआ है, और जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है और अल्प विकसित अधिकांश देश इसके अंदर स्थित है, और इस कारण इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आगे यानी इसकी लोकेशन देखते हैं, ये ग्रीन कलर के अंदर जो दिखाया गया है ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखते हैं तो यानी इसके पश्चिम में इधर नीचे आ जाता है हिंद महासागर आ जाता है, इसके थोड़ा सा उत्तर में जाते हैं तो यहाँ लाल सागर आ जाता है, और जस्ट इसके उत्तर में जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका के तो यहाँ भूमध्य सागर आ जाता है, और भूमध्य सागर और लाल सागर को एक नहर जोड़ती है, सुएज नहर, जिसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम जाते हैं तो यानी ये आ जाता है यूरोप का देश पुर्तगाल और ये मोरक्को, और इसके बीच एक जल संधि है, उस जल संधि को कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि है वो दो महासागरों, एक तो आ गया भूमध्य सागर और दूसरा इधर हम बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को दोनों को अलग करती है। फिर यदि हम बात करते हैं इस साइड में सारा ये अटलांटिक महासागर आ जाता है, यहाँ अफ्रीका की छोटी सी खाड़ी है जिसको हम गिनी की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यानी सबसे बड़ा जो द्वीपीय राष्ट्र है वो है मेडागास्कर, और मेडागास्कर द्वीप है वो चौथा बड़ा द्वीपीय राष्ट्र है। सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड द्वीप आ जाता है जो डेनमार्क देश के अधीन है वो आता है। फिर यदि हम आगे आते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यानी विश्व के अंदर सर्वाधिक देशों की संख्या है वो अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। अफ्रीका के अंदर बात करते हैं तो कुल टोटल यदि हम बात करते हैं तो इसमें 55 देश आते हैं, और 55 के अंदर 49 देश तो आ जाते हैं यानी आंतरिक क्षेत्र के अंदर, स्थल के अंदर है, और जो 6 हैं वो द्वीपीय यानी राष्ट्र आ जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वाधिक 55 यानी राष्ट्र वाला यानी ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका शब्द की यदि उत्पत्ति की बात करते हैं तो अफ्रीका की उत्पत्ति यारवर, कौन सी, यारवर भाषा के शब्द इफ्री या इफ्रान से हुई है। यारवर भाषा के इफ्री या इफ्रान से हुई है, जिसका तात्पर्य गुफा है, अर्थात इसके अंदर गुफा में रहने वाले जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है।
यानी प्राचीन काल में आदिम जातियां यहाँ रहती थी और गुफाओं में रहती थी, इस कारण यानी इसको अफ्रीका कहा गया, जो यर्वर भाषा का इफ्री या इफरान शब्द से लिया गया, क्योंकि यह एक यानी मुस्लिम बहुल यानी महाद्वीप है, जिसकी कुल यदि हम बात करते हैं जनसंख्या का 52% मुस्लिम समुदाय के लोग इसके अंदर रहते हैं। दूसरा स्थान इसके अंदर ईसाई का आता है। और आगे हम डिस्कस करते हैं कि अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से हमने डिस्कस किया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया के बाद। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में ही प्रथम है। फिर यदि हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखें तो संपूर्ण विश्व का यदि हम बात करते हैं तो 16.36% जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है, जो 1,21,61,61,30,000 लगभग 30,000 जनसंख्या इसके अंदर पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश है कौन सा? अल्जीरिया। ये आ जाता है अल्जीरिया मोरक्को के पास में। ये जो राष्ट्र है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र है भाई, कौन सा? अल्जीरिया। फिर यदि हम बात करते हैं जनसंख्या में तो जनसंख्या में स्थान आ जाता है किसका? नाइजीरिया देश का। और नाइजीरिया की यदि हम इसके अंदर स्थिति देखना चाहें तो ये वाला जो ये राष्ट्र है वो आ जाता है नाइजीरिया। तो क्षेत्रफल में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, अल्जीरिया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो नाइजीरिया सबसे बड़ा देश अफ्रीका का आता है। फिर हमने डिस्कस किया कि 55 देश हैं, जिसमें 49 देश मुख्य भूमि पर है यानी इसके अंदर है, और 6 देश है द्वीपीय राष्ट्र हैं। और फिर बात करते हैं सबसे यानी छोटा देश है, एक द्वीपीय देश है सेल्स, यानी ये रहा सेल्स द्वीप है, 451 किलोमीटर के अंदर ही प्रमुखता ये फैला हुआ है। तो अफ्रीका के मैप के अंदर कौन कौन से 6 द्वीपीय राष्ट्र पाए जाते हैं, उसके अंदर यदि हम बात करते हैं, एक का हमने कर लिया सेल्स, दूसरा आ जाता है मेडागास्कर जो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद यदि हम देखना चाहें नेक्स्ट की तो इसके अंदर आ जाता है मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस। और मॉरिशस के अंदर मैं बता दूं यानी अफ्रीका का एक मात्र राष्ट्र है जिसमें लगभग 50% आबादी है वो हिंदू लोगों की रहती है, और अमूमन यहाँ पर भारतीय मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, और इस कारण क्या है यानी यह भारतीय मूल का ही प्रधानमंत्री लगभग बनता है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की, तो इसके अंदर आ जाता है केप वर्डे। केप वर्डे ये आ जाता है, ये इधर आ जाता है यानी एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र केप वर्डे आ जाता है। इसके बाद इसके नीचे हम जाते हैं सोवा टोमे, ये सोवा टोमे द्वीप आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट राष्ट्र की बात करते हैं तो यानी सेल्स, कोमोरोन, मॉरिशस, मेडागास्कर, केप वर्डे और सोवा टोमे, ये 6 द्वीपीय राष्ट्र पाए जाते हैं। सबसे बड़ा है मेडागास्कर और ये सेल्स आ जाता है छोटा है इसमें से। फिर यदि हम आगे डिस्कस करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के यदि हम बात करते हैं यानी जो पेंजिया का विघटन हुआ था, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का भाग है, और अधिकांश भाग ये पठारी है, पथरीला मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं, जिसको हम पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं, हमादा के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर यदि बात करते हैं ऊंचे पठार व कठोर चट्टानें इसके अंदर पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है भाई कौन सा? सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल के अंदर बात करते हैं तो यह यानी भारत का लगभग 3 गुना और लगभग 11 देशों के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर हम देखते हैं तो यानी ये आ जाता है आपका अल्जीरिया आ जाता है, माली आ जाता है, इधर नाइजीरिया, लीबिया, चाड और मिस्र और उत्तरी सूडान और ये कैमरून, ये वाले जो राष्ट्र है पूरे के पूरे, यानी ये जो यानी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से क्या है? सहारा मरुस्थल में। और मरुस्थल
प्रत्येक महाद्वीप के उत्तर पश्चिम के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो आज का प्रश्न विद्यार्थियों से ये है कि महाद्वीपों के यानी पश्चिम भाग में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से या प्रश्न कॉलम के माध्यम से बताएं कि ये यानी उत्तर पश्चिम में ही क्यों पाए जाते हैं, वरना इसका नेक्स्ट के अंदर इसका जवाब है वो दिया जाएगा। तो यानी ये सारा बोत्सवाना है, लीबिया है, दक्षिणी यानी हम बात करते हैं नाइजर के अंदर आ जाता है, चाड आ जाता है, माली आ जाता है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, और यानी ये जो मुख्य राष्ट्र हैं ये इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल के अंदर चाड देश के अंदर यानी एक चाड झील भी पाई जाती है, जिसकी लोकेशन है ये चाड देश है सहारा मरुस्थल में, यहाँ पर एक झील पाई जाती है, चाड झील पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं कि कांगो बेसिन के अंदर क्या है यानी पिग्मी जनजाति पाई जाती है, तो विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। वहीं यदि हम बात करते हैं दक्षिण में आ जाता है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल के अंदर बद्दू चारवाहा जनजाति है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं कांगो बेसिन के अंदर यानी बुशमैन जनजाति, यानी ये कांगो बेसिन है, यहाँ बुशमैन जनजाति है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। और दक्षिणी अफ्रीका का यदि हम बात करते हैं यानी उत्तर पूर्व का ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर बात करते हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती देश है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं चलो मरुस्थल की, तो मरुस्थल के अंदर नामीबिया मरुस्थल आ जाता है। और नामीबिया मुख्य रूप से नामीबिया, अंगोला और दक्षिणी अफ्रीका, यानी ये नामीबिया यानी ये दक्षिणी अफ्रीका, ये अंगोला, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है नामीबिया ये लिखा हुआ नामीबिया मरुस्थल पाया जाता है। और नामीबिया का कुछ भाग यानी यदि हम बात करते हैं तो यानी एक और मरुस्थल पाया जाता है, कौन सा यानी कालाहारी मरुस्थल भी पाया जाता है, जो मुख्य रूप से जिसमें कुछ भाग नामीबिया का आ जाता, कुछ बोत्सवाना का इसके अंदर आता, कुछ दक्षिणी अफ्रीका का। तो ये तो इधर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल, ये इधर हो जाएगा नामीबिया मरुस्थल, ये इधर आ जाएगा सहारा मरुस्थल, और ये मुख्य रूप से कांगो वाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। फिर यदि हम आगे डिस्कस करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है भाई। और नील नदी ये दिखाई गई है, ये झील है विक्टोरिया, और विक्टोरिया झील से निकलती है नीली नील नदी। और इधर एक झील है टाना झील से निकलती है नीली नील। और श्वेत नील और नीली नील जब नदियां आगे मिल जाती है तो ये नील नदी कहलाती है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और ये मुख्य रूप से क्या है अंत में मिस्र से होते हुए यानी ये ऊपर वाला जो सागर है वो कौन सा भूमध्य सागर के अंदर मुख्य रूप से क्या है यह जो नील नदी है वो जाकर क्या है इसके अंदर गिर जाती है। तो नील नदी की बात करते हैं तो यानी इसके अंदर यदि मुख्य रूप से क्या है 2-3 झीलें हैं, जैसे टाना झील है, विक्टोरिया झील इसी के अंदर है। ये मिस्र से होते, उत्तरी सूडान से होते, दक्षिणी सूडान, और इधर हम बात करते हैं युगांडा, और ये थोड़ा सा इसका दूसरा भाग इथियोपिया के अंदर भी हो जाता है, अंत में भूमध्य सागर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है गिरती है। फिर यदि हम आगे आते हैं कि अन्य नदियों के अंदर इसके अंदर आ जाती है नाइजर नदी आ जाती है, नाइजर नदी इधर आ जाती है, ये इधर नाइजर इस साइड के अंदर ये कांगो नदी आ जाती है, इस साइड के अंदर जम्बेजी, और यहाँ लिम्पोपो नदी है। फिर यदि हम बात करते हैं कि इसके अंदर कांगो नदी, तो कांगो नदी विषुवत रेखा को पार करती है। जैसे हमारी राजस्थान की कौन सी माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो जो ये कांगो नदी है विषुवत रेखा को 1 बार करती है। और एक नदी है यहाँ लिम्पोपो नदी, तो लिम्पोपो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो कांगो नदी तो क्या है यानी हम बात करते हैं
तो विषुवत रेखा को पार करती है सूर्य, और मकर रेखा को यानी विषुवत रेखा बीच वाली और मकर रेखा को 2 बार करने वाली लिम्पोपो नदी है भारत के अंदर, यानी माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार है वो यानी पार करती है, यानी माही नदी। फिर ये तो हो गया क्या है, यानी यहाँ की प्रमुख नदियां। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के अंदर प्रमुख रूप से 2 ही पर्वत हैं वो पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर्वत तो आ जाता है भाई ये यहाँ इस साइड के अंदर इसकी लोकेशन है। यदि हम देखना चाहें, यानी ये क्षेत्र है जिसके अंदर यहाँ मोरक्को और इधर ये अल्जीरिया और ये ट्यूनीशिया के अंदर प्रमुख रूप से क्या है 2500 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह पर्वत है वो फैला हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं दूसरे पर्वत की, तो ड्रैकनबर्ग पर्वत, यानी ड्रैकन पर्वत ये है इधर ड्रैकन पर्वत है, यानी कहाँ पर पाया जाता है, यानी दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है ड्रैकन पर्वत। तो ये 2 पर्वत को मुख्य रूप से यानी याद रखना है, यानी पूछा जाता है। जैसे यानी ये जो आपका यदि हम बात करते हैं एटलस पर्वत तो पाया जाता है अफ्रीका के अंदर, और यूराल पर्वत पाया जाता है यूरोप के अंदर। तो ये चीजें थोड़ा सा मोटा मोटा आपको याद रखना है ताकि आप भौतिक भूगोल पढ़ोगे तो ये चीजें आपके लिए बड़ा सहायकपूर्ण रहेगी। चाहे आप वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यदि पढ़ोगे तो, या महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे तो ये चीजें बड़ी कारगर साबित होती है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की झील के अंदर बात करते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील है वो पाई जाती है। और विक्टोरिया झील के अंदर बात करते हैं तो 69,480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। और विक्टोरिया झील की यदि हम बात करते हैं तो ये युगांडा, तंजानिया और केन्या, इसकी अपने मैप में स्थिति देखते हैं तो यानी ये आ गया केन्या, ये आ गया युगांडा आ गया, और ये मुख्य रूप से तंजानिया। इन 3 देशों की सीमाओं पर यह झील है वो प्रमुखतः फैली हुई है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट झील की बात करते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी झील आ जाती है मलावी झील, जो मलावी देश के अंदर है, यानी प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। ये मलावी है, तो मलावी झील इस यहाँ मलावी देश के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा जो टाना झील है, टाना झील पाई जाती है कहाँ पर भाई, यानी इथोपिया देश के अंदर पाई जाती है। तो ये रहा इथोपिया, यानी इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये इथोपिया के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, ये रहा इथोपिया। और यहाँ क्या पाई जाती है, जहां से टाना, ये टाना से ही निकलती है कौन सी, यानी नीली नील नदी। और नीली नील और श्वेत नील जब मिल जाती है तो नील नदी का निर्माण है वो करती है। फिर यदि हम बात करते हैं टंगनीका झील, टंगनीका झील है वो 4 देशों में बुरुंडी, कांगो, तंजानिया और जाम्बिया, यानी ये आ गया कांगो, या ये कांगो, और मुख्य रूप से क्या है ये इधर बुरुंडी आ गया। और इसके अंदर तीसरा देश यदि हम बात करते हैं तंजानिया और जाम्बिया के अंदर मुख्य रूप से क्या है, ये इधर तंजानिया और ये जाम्बिया, यहाँ पर उसकी स्थिति है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें, अब बात करते हैं कि कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर चूंकि पथरीला मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां उष्ण कटिबंधीय घास है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार यदि देखें अफ्रीका के मध्य एवं पूर्वी भाग में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सवाना। ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर सवाना घास है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं चाहे कर्क रेखा के उत्तर में चले जाओ या मकर रेखा के दक्षिण के अंदर चले जाओ तो वो यानी 66.5 तक वाला जो क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। यहाँ ये क्षेत्र हो जाता है वेल्ड, यानी वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है, यानी बोत्सवाना और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर है, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं
उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी हमने पर्वतों को देख लिया, दो ही पर्वत है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है और दूसरा है आपका यानी ये इधर आ जाता है एटलस पर्वत, जो मुख्य मोरोक्को और अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के अंदर यानी प्रमुख रूप से 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। फिर हमने झीलों की बात कर ली, इसके बाद हमने प्रमुख रूप से क्या है मरुस्थलों की हमने प्रमुख रूप से अध्ययन कर लिया, जिसके अंदर यानी सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, इसके अलावा नामीबिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना और यानी ये प्रमुख मरुस्थल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यानी अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर यदि हम प्रकाश डालेंगे तो उसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर दूसरा क्षेत्र आ जाता है मेडागास्कर द्वीप पर, हमने हालांकि डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी 8,87,041 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। कौन सा, यानी विश्व का चौथा जो बड़ा महाद्वीप है वो यानी चौथा बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप है मेडागास्कर, जिसको 8,47,051। दूसरा छोटा की बात करते हैं तो सेल्स पाया जाता है 451 वर्ग किलोमीटर के अंदर। फिर यदि हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर किम्बरले की हीरे की खाने यानी विश्व की सबसे बड़ी खाने, इसके अंदर हीरा प्रमुख रूप से निकलता है और गहरी खाने भी है, ये 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें इसका उदाहरण देते हैं कि मनुष्य यानी मशीनों के माध्यम से 3 से 4 किलोमीटर जा पाया है। इसके बाद बात करते हैं जोहान्सबर्ग नगर यानी विश्व का प्रमुख सोने का उत्पादक यानी नगर है। फिर यदि हम बात करते हैं अफ्रीका का आइवरी कोस्ट, यानी ये इधर आ जाता है आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट के अंदर बात करते हैं सर्वाधिक कोको का उत्पादन के पेय पदार्थ है कोको, चाय और कॉफी की तरह, तो उसका उत्पादन है ये करता है। फिर यदि हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर देखते हैं दो छोटे द्वीप हैं जिसमें पैमा और जंजीबार, यानी कहां पर इसकी लोकेशन देखते हैं, यानी ये आ जाता है पैमा और इधर आ जाता है जंजीबार। तो पैमा और जंजीबार विश्व के यानी लौंग उत्पादन में सबसे बड़े यानी यूं कहें कि क्षेत्र हैं, और ये दोनों द्वीप विश्व का लगभग 90% लौंग का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में इलायची का उत्पादन भी ये जो मुख्य रूप से द्वीपीय क्षेत्र हैं वो करते हैं। फिर बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया पाई जाती है, यानी ये इधर कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ शुतुरमुर्ग चिड़िया है वो पाई जाती है। और फिर बात करते हैं अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है जो 5,895 मीटर की ऊंचाई के अंदर पाया जाता है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि अफ्रीका के कांगो के वनों में यानी वनों की सघनता पाई जाती है, तो कांगो को वनों का देश कहते हैं, यानी ये आ जाता है कांगो, और कांगो में वनों की सघनता के कारण वनों का देश कहा जाता है। और इसी कांगो देश के अंदर यानी सघन वन संपदा पाई जाती है, और विश्व की सबसे छोटी जनजाति पिग्मी जनजाति जो लगभग यानी 1.5 फीट ऊंचाई जिसकी होती है वो पिग्मी जनजाति पाई जाती है, जो जिसका मुख्य भोजन यानी लगभग 40 केले खाए जाते हैं। दीमक चींटियां इनका मुख्य भोजन रहता है, पेड़ का मचान बनाकर रहते हैं। तो ये हम बीए पार्ट सेकंड का जो मानव भूगोल है उसका जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जनजातियों काम आएगी कि ये जनजाति कहाँ पर रहती है। जैसे हमने पहले कालाहारी मरुस्थल की बात की, अब हम अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। घाना देश है, और घाना देश की लोकेशन यदि हम देखना चाहें तो यानी ये आ जाता है इधर घाना देश, ये छोटा सा देश है घाना, और घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये यूपीएससी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। और कोफी अन्नान मुख्य रूप से क्या है
यूएनओ के महासचिव भी रह चुके हैं इस छोटे से देश घाना के। फिर यदि हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर स्टैनले जलप्रपात व लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर है, और कांगो नदी यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से जाकर यानी इधर गिनी की खाड़ी के अंदर प्रमुख रूप से गिरती है। तो इसके अंदर स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात, ये जो स्टैनले जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी गया भी स्टैनले जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कांगो नदी पर। फिर दूसरी नदी है जम्बेजी नदी, और जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भी विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में अबिसिनिया का पठार पाया जाता है, वही दक्षिणी अफ्रीका पठार भी स्थित है। तो अबिसिनिया का पठार भी दक्षिणी यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर इसकी स्थिति पाई जाती है। फिर आता है ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी, यानी अफ्रीका के अंदर स्थित है। और ये जो मुख्य रूप से आप देख रहे हो, चाहे आपकी यानी ये आप विक्टोरिया झील हो, चाहे टाना झील हो, या इसके अंदर और छोटी छोटी झीलें पाई जाए सोटानी, और ये जो झीलें हैं और ये जो क्षेत्र है ये क्या है, यानी भ्रंश घाटी है, नीचा क्षेत्र है पठार के बीच में, और नीचे अफ्रीकी प्लेट के अंदर क्या दरार आ रही है और उसमें गलन हो रही है, और गलन की वजह से क्या धीरे धीरे ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर की तरफ खिसक रहा है, और ये भ्रंश घाटी धीरे धीरे क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है। यदि हम देखें पहले जो ये यानी मुख्य रूप से यानी अरब प्रायद्वीप था, अफ्रीका से लगा हुआ था, इंडिया का ये दक्षिण पठारी भाग है, इससे सटाएं तो इसको आपस में मिलाया जा सकता है। तो ये भी अपना प्रायद्वीपीय पठारी भाग भी इसका यानी अफ्रीका के अंदर किसी समय ये लगा हुआ था। तो ये हम वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये चीजें काम आएंगी कि यानी ये प्लेटों को आपस में मिलाया जा सकता है, इसको इससे जोड़ा जा सकता है। तो वो चीजें जब आपकी मैप की क्लियरिटी होगी तो उन चीजों को आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो ये मैप आगे यानी प्रत्येक आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे भौतिक भूगोल का पढ़ो, चाहे मानव भूगोल का पढ़ो, या प्रादेशिक भूगोल का पढ़ो, या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, तो उसके अंदर जब तुलनात्मक स्टडी करेंगे तो ये मैप बड़ा सहायकपूर्ण रहेगा। इसलिए मैं बार बार विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि यानी अब यदि अपने पास टाइम है और बाद में हालांकि इससे बढ़िया क्लास के अंदर यानी ये तो यानी एक यानी मैं यूं कह सकता हूं कि एक यानी बिल्कुल ही छोटे तरीके की स्टडी है। क्लास में जब स्टूडेंट होंगे तो उसमें यानी इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, और जब आपस में कोरिलेशन होता है स्टूडेंट और विद्यार्थी के बीच में तो उसका पढ़ाने का आनंद ही अलग होता है। तो उससे बढ़िया तरीके से समझाएंगे तो उसमें यानी ये चीजें आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर करवाएंगे। यदि आप पहले इनको पढ़ लेते हो तो ये चीजें आगे बड़ी कारगर है सिद्ध होंगी। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो यूएनओ उनके अंदर क्या है, 193 सदस्य के रूप में दक्षिणी सूडान है, वो 2011 के अंदर इसके अंदर शामिल किया गया। और अफ्रीका के अंदर हमने बात कर लिया कि अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है ये सींग जैसी आकृति का निकला हुआ है, और इसके अंदर सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। और ये पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इनमें से कौन से राष्ट्र आते हैं, तो इसके अंदर सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, यानी ये इथोपिया आ गया, ये सोमालिया आ गया और ये जिबूती आ गया, यानी यहां तक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इस प्रकार यानी इसके बारे में बात करते हैं कि अफ्रीका के अंदर एकमात्र यानी ज्वालामुखी बहुत ही कम पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर, क्योंकि एक गोंडवाना लैंड प्लेट एक स्थायी प्लेट थी, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसके अंदर एकमात्र ज्वालामुखी पाई जाती है माउंट कैमरून, और जो मुख्य रूप से क्या है कौन से देश के अंदर पाई जाती है, इधर एक देश आ जाता है कैमरून। तो कैमरून देश के अंदर इसकी स्थिति है वो प्रमुख रूप से क्या है भाई पाई जाती है। तो ये आ जाता है कैमरून। तो कैमरून देश के अंदर इसकी स्थिति यानी पाई जाती है। जिस प्रकार भारत के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है भाई, भारत के अंदर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, यानी सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र बैलन द्वीप नारकोंडम मर्द ज्वालामुखी पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने यानी उसके साथ डिस्कस कर लिया आपने
यानी भारत की ज्वालामुखी के बारे में, हालांकि इसका ज्वालामुखी चैप्टर जब अलग पढ़ेंगे तो उनका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनाम जो 3106 कैरेट का है, जो प्रीमियम खान से 1905 में प्राप्त है, वो किया गया। कुलीनम विश्व का सबसे बड़ा हीरा 3106 कैरेट का है और जो प्रीमियम खान से मुख्य रूप से क्या है, प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। तो हमने डिस्कस कर लिया था एक बार पुनः थोड़ा सा, क्योंकि जिब्राल्टर संधि के बारे में बार बार प्रश्न, चाहे यूजीसी नेट हो या स्कूल लेक्चर हो, केवीएस हो, नवोदय हो, एसएससी हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। तो ये देश है स्पेन, ये देश है मोरक्को, और स्पेन और मोरक्को के बीच में एक छोटी सी संधि है जो भूमध्य सागर को यानी लाल सागर से जोड़ती है। यानी पतला संकड़ा यानी जलीय क्षेत्र है जिसको हम जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। और देश के बारे में पूछे, इधर स्पेन आ जाता है, इधर मोरक्को देश आ जाता है। और महासागर की बात करते हैं, एक साइड में अटलांटिक महासागर है, एक में साइड में भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। फिर आगे डिस्कस करते हैं कि सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर की यदि हम बात करते हैं तो सुएज नहर का निर्माण है वो 1869 में किया गया, और सुएज नहर मिस्र के अधीन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और यहाँ से एक नहर लगाई गई है जिसकी लंबाई है 100 कितनी 68 किलोमीटर लंबी है। तो सुएज नहर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो एक तो आ जाता है लाल सागर और एक भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। और इस नहर का निर्माण 1869 में हुआ और ये 168 किलोमीटर लंबी है। और 1956 के अंदर ये देश है मिस्र, मिस्र देश ने इसका प्रमुख रूप से क्या है, अधिग्रहण है वो कर लिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। और इसके अंदर पहले क्या होता था, यूरोपीय कंट्री को यानी जब भारत या ऑस्ट्रेलिया आना पड़ता था तो अफ्रीका का पूरा एक केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप टाउन होते हुए फिर यानी इंडिया आना हो, या मुख्य रूप से जो ये एशिया के द्वीपीय राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया जाना हो, तो यानी इसका पूरा चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें 6 से 7 हजार किलोमीटर अतिरिक्त समय यानी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। और इसके लिए यानी यूरोप से सीधा इसे यानी मुख्य रूप से क्या है, आपकी जो सुएज नहर है जिससे सीधा डायरेक्ट है वो आया जा सकता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें 52% आबादी है मुस्लिम समुदाय की रहती है, दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है ईसाई, हिंदू बहुत ही कम है। मॉरिशस के अंदर सर्वाधिक हिंदू लोग रहते हैं जिसकी 50% लगभग 48 से 50% आबादी है वो हिंदुओं की है। और इसके बाद कुछ मोटे मोटे देशों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये इधर आ जाता है यानी कौन सा, यानी मोरक्को, ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया जिसमें आल्प्स पर्वत है, इधर यदि हम बात करते हैं यानी ये पश्चिम सहारा इसमें आ जाता है, माली इधर है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा राष्ट्र अल्जीरिया, इधर आ जाता है लीबिया, इधर हम बात करते हैं मिस्र आ जाता है, ये उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान जो मुख्य रूप से यानी पीछे ही अलग हुए हैं 2010 के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं ये देश आ जाता है चाड आ जाता है, इधर हम बात करते हैं घाना देश आ जाता है, बुर्की आ जाता है, और नाइजीरिया जो जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसके बाद हम कांगो आ जाता है, इधर अंगोला आ जाता है, ये कांगो जायरे आ जाता है, जाम्बिया आ जाता है, जहां नामीबिया का मरुस्थल है ये नामीबिया आ जाता है, इधर ये बोत्सवाना आ जाता है, दक्षिणी अफ्रीका आ जाता है, ये जिम्बाब्वे, ये मोजाम्बिक। ये चीज प्रसिद्ध है भाई, यानी मोजाम्बिक चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश को अलग करने वाला जो चैनल है वो मोजाम्बिक चैनल है। और इसी चैनल से मोजाम्बिक की धारा भी बहती है, जल धाराएं पढ़ेंगे ना, तो यानी ये धाराएं आएगी कि मेडागास्कर की धारा मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा मोजाम्बिक के पास से होकर प्रमुख रूप से क्या है गुजरती है। तो इस प्रकार आज हमने अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन इसके अंदर किया। और
इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो इसी तरह अपने क्या है, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यानी ये 15 से लेकर 20-20 मिनट का वीडियो में डाल रहा हूँ। तो मैं तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप देखें। ये न केवल आपकी बीए में बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न आएगा। और हमारा उद्देश्य यानी छात्र का ओवरऑल विकास करना, यानी आगे कंपटीशन के लिए तैयार करना है। तो आप इनको, आपका यानी कोऑपरेशन इतना बढ़िया रहेगा, उतना ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।